धर्मेंद्र एक बहुत मेहनती पकौड़े वाला था। धर्मेंद्र अपनी बीवी सुरभि और छोटे बेटे गोलू और मोलू के साथ रहा करता था। धर्मेंद्र के पकौड़े होते तो बहुत स्वादिष्ट, लेकिन उन्हें खाने के लिए ग्राहकों की कमी थी। इतने स्वादिष्ट और लजीज तरह तरह के पकौड़े बनाने के बाद भी मेरे ठेले पर कोई पकौड़े खाने नहीं आता। ये क्या हो गया है? जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आप चिंता मत कीजिए, धीरे से ही सही हमारे जीवन में भी खुशियां अपनी दस्तक जरूर देंगी। धर्मेंद्र और सुरभि दोनों ही भगवान में बहुत श्रद्धा और आस्था रखते थे। दिन ब दिन धर्मेंद्र के ढाबे पर सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही आते, जिससे वो काफी लॉस में जाने लगता। उसके बहुत सारे पकौड़े जाया जाते। आज फिर से इतने सारे पकौड़े बच गए हैं। अब मैं इनका क्या करूं? इन्हें भी रोज की तरह गरीबों में ही बांटना होगा। उसके सिवाय मेरे पास कोई और पर्याय नहीं है। धर्मेंद्र उन सभी बचे हुए पकौड़ों को गरीबों में बांट देता है। अगले दिन सुबह सवेरे ही धर्मेंद्र के बेटे गोलू के पैर पर सिलबट्टा गिर जाता है, जिस कारण उसके पैर से खून बहने लगता है और उसका पैर खून से लथपथ हो जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। पापा, मेरा पैर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पापा। पापा। चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना। अभी तुरंत हम हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर डॉक्टर साहब सब ठीक कर देंगे। हॉस्पिटल ले जाने पर भारी बिल बन जाता है। वहीं धर्मेंद्र को उसके घर का किराया भरने की भी चिंता सताए जाती है। वो बहुत चिंताग्रस्त हो चुका था। सुरभि, पता नहीं क्या हो रहा है। ये पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे साथ। गोलू और मोलू के स्कूल और ट्यूशन की फीस भी देनी है। कल या परसों तक बाबूलाल जी कभी भी किसी भी वक्त दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे। पूरे 3 महीनों से हमने किराया नहीं दिया है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? धर्मेंद्र अपने सर पर हाथ धरे बैठ जाता है। सुरभि उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को देखती है और वो झट से उठकर अपनी अलमारी में से एक पुराना संदूक निकालती है और उसमें से कुछ गहने निकालती है और उन्हें धर्मेंद्र को दे देती है, जिन्हें देखकर धर्मेंद्र चौंक जाता है। सुरभि, ये सब क्या है? ये जेवरात, ये सब क्यों? धर्मेंद्र जी, ये जेवरात मुझे माँ जी नहीं दिए थे। ये खानदानी कंगन, गले का हार, बूंदा और मुंदरी है। इन्हें बेचकर हम पैसे इकट्ठा कर सकते हैं जी। लेकिन सुरभि, ये गहने, इनमें तो माँ का आशीर्वाद बसा हुआ है। इन्हें हम कैसे बेच सकते हैं? मैं जानती हूँ जी, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। और अगर हम किसी से मदद मांगना भी चाहें तो भी कोई हमें पैसों की मदद नहीं करेगा। और रही बात आशीर्वाद की, तो माँ जी भले ही इस दुनिया से हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं, लेकिन वो हर पल हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर भी। और वो हर पल अपना आशीर्वाद हम पर बरसा ही रही हैं। धर्मेंद्र काफी देर तक सोचता है और फिर दिल पर पत्थर रखकर वो और सुरभि जाकर गहने बेच कर आते हैं, जिनसे मिले पैसों से वो गोलू मोलू के स्कूल की फीस, घर का 3 महीनों से ना दिया हुआ किराया और बाकी के पैसे भर देते हैं। धर्मेंद्र इतनी मुश्किलों के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। वो फिर भी चौक पर पकौड़े बेचने जाता है, लेकिन अभी भी ग्राहक नहीं आते। उस दिन वो अपने दोस्त मटरू से मिलता है और अपना सारा दुख उसे बताता है। अरे देख भाई, मुझे लग रहा है कि तुझे ना अपने ठेले की जगह बदल देनी चाहिए, तभी जाकर ही तेरे पास ग्राहक आएंगे। जिस चौक पर तू खड़ा रहता है वहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं, और तो और उस चौक को तो पनौती का प्रतीक भी तो माना गया है। अरे चुप है बेवकूफ, क्या दकियानूसी बातें कर रहा है। लेकिन तेरी एक बात सही लगी मुझे, उस चौक पर सच में पहले जितनी भीड़ नहीं रही। मुझे ठेले को कहीं और लगाना चाहिए। तू ना कमल चौक पर अपना ठेला लगाया कर, वहाँ पर तो दिन भर भीड़ जमी हुई होती है। अरे हाँ, वो तो बहुत ही पुराना चौक है। ठीक है, मैं कल से ही वहाँ पर अपना ठेला लगाऊंगा। बहुत खुश होकर धर्मेंद्र दिल में एक नई उम्मीद लेकर कमल चौक में ठेला लगाता है और वहाँ पर पकौड़े बेचने लगता है। आइए आइए, कुरकुरे मसालेदार पकौड़े खाइए, स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाएंगे। प्याज, आलू, गोभी, पनीर, चिकन, ब्रेड और कई सारे तरह तरह के पकौड़े सिर्फ यहाँ और कहाँ। आइए आइए, पकौड़े खाइए, खस्तेदार करारे पकौड़े खाइए। लेकिन ये क्या, धर्मेंद्र को यहाँ भी असफलता ही प्राप्त होती है।
वो बहुत उदास हो जाता है। पूरे दिन में सिर्फ 6 ग्राहक ही आए। धर्मेंद्र अब और ज्यादा नुकसान झेल नहीं पा रहा था और इसीलिए वो पकौड़े बेचना बंद कर देता है। सुरभि, वो पकौड़ा का मसाला जो बचा है उससे पकौड़े बना लो। मैंने बट्टू से बात कर ली है। कल ही मैं उसकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। वहां पर वॉचमैन की नौकरी है, वेतन भी अच्छा ही है। हाँ ठीक है जी, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी जाएं सफल ही हो। सुरभि पकौड़े का बेसन मसाला साइड में निकाल कर रखती है। गोलू और मोलू जब ओरियो बिस्किट खा रहे होते हैं तभी पैकेट में से 5 बिस्किट उस बेसन मसाले में गिर जाते हैं और बिना देखे ही सुरभि उस मसाले के पकौड़े तल देती है, जिनके ओरियो पकौड़े बन जाते हैं। चारों भी उन ओरियो पकौड़े को देखकर चकित हो जाते हैं। उनमें से एक पकौड़े के 4 टुकड़े करके वो चारों चख कर देखते हैं। अरे वाह, ये ओरियो पकौड़ा तो बहुत ही मजेदार है। हाँ पापा, ऐसे पकौड़े तो मैंने कभी नहीं खाए। वेरी टेस्टी। ओरियो बिस्किट और पकौड़े के मसाले का स्वाद, दोनों का ये कॉम्बिनेशन एकदम सॉलिड है। अरे हाँ, सच में ये पकौड़े तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मजा ही आ गया। तभी अचानक से कोई तो उनका दरवाजा खटखटाता है। धर्मेंद्र उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बिजली भी कड़क रही होती है और ऐसे भयंकर मौसम में उनके दरवाजे पर एक अमीर आदमी और उसकी गर्भवती बीवी खड़े थे। हाय, मेरा नाम गौतम है और ये मेरी पत्नी शोभा है। हम गांव में घूमने आए थे, लेकिन यहाँ पर अचानक से तेज तूफानी बारिश होने लगी। हमने कई सारे होटल्स में चेक किया, लेकिन सबकी बुकिंग फुल है। क्या आप हमें एक रात के लिए अपने घर पर रुकने दे सकते हैं? प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी गर्भवती बीवी है। ओह, जी 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 जी, क्यों नहीं। आइए ना, आइए आइए। ये भी ना कोई कहने वाली बात है। भाभी जी, संभाल कर। अरे सुरभि, भाभी जी को संभालो जरा। गौतम और उसकी बीवी शोभा दोनों ही धर्मेंद्र के घर पर रहते हैं। जी, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए ना। दरअसल हमने दोपहर को भी लंच नहीं किया था। ओ, माफ कीजिए भाई साहब, फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ ये ओरियो पकौड़े ही हैं। ओरियो पकौड़े? ये कैसे पकौड़े हैं भाई, जरा दिखाओ तो। गौतम और शोभा दोनों ओरियो पकौड़े खाते हैं और उन्हें वो पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। वो दोनों धर्मेंद्र और उसके परिवार से ढेर सारी बातें करते हैं और धर्मेंद्र के दुख को जानने के बाद गौतम उससे कहता है, धर्मेंद्र भाई, तुम हमारे साथ शहर चलो, वहां पर तुम्हारे ओरियो पकौड़े बहुत अच्छी तरह बिकेंगे। हाँ धर्मेंद्र भाई साहब, यहाँ इस गांव की जनसंख्या बहुत कम है और ऐसे में यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं आएंगे आपके ठेले पर। आप शहर में हमारी एक दुकान पड़ी है, वहाँ पर अपना ढाबा खोलिए और अपने इस स्पेशल ओरियो पकौड़े को बेचिए। लेकिन गौतम भाई जी, मैं आपसे इस तरह मदद वो कैसे। धर्मेंद्र, तुमने हम दोनों की इतनी बड़ी मदद की है, वो कोई कम है क्या? धर्मेंद्र और उसका परिवार गौतम और शोभा संग शहर जाता है और वहां पर अपना ओरियो पकौड़ा ढाबा खोलता है, जहां एक ही दिन में उसके ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। अरे भाई वाह, ऐसा फंटास्टिक पकौड़े हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाए। अरे सच में माइंड ब्लोइंग ओरियो पकौड़ा है भैया। धीरे धीरे धर्मेंद्र पूरे शहर में अपने ओरियो पकौड़ों के लिए बहुत फेमस हो जाता है और उसके ढाबे पर दूर दूर से लोग ओरियो पकौड़े खाने आते हैं। धर्मेंद्र बहुत सारे पैसे कमाने के बाद गौतम को भी पैसे दे देता है और ढाबे को अपने नाम कर लेता है। रमनपुर कहकर एक गांव में बूढ़े पति पत्नी नरेश और सरोज अपने बेटा बहू ओमकार और विशाखा के साथ रहते हैं। नरेश और सरोज का गांव में एक ढाबा होता है, लेकिन वहां वक्त के साथ ग्राहकों का आना जाना अब बहुत कम हो चुका था, जिस कारण नरेश और सरोज बहुत चिंतित थे। जी अब हम क्या करेंगे? अगर बिना पैसे के घर गए ना तो विशाखा बहू हमें खूब खरी खोटी सुनाएगी और साथ ही हमें खाना भी नहीं देगी। अब ग्राहक ही नहीं है तो हम क्या करेंगे सरोज, इसमें हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। सरोज और नरेश दोनों उस दिन खाली हाथ ही घर लौटते हैं। तभी विशाखा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। क्यों रे बुढ़ऊ, हाँ क्यों नहीं हुई तेरी आज की कमाई? तुम दोनों को यहाँ हमने मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है क्या? पापा, माँ,
आप दोनों को अच्छी तरह पता है ना कि आप दोनों को रोज विशाखा के हाथ में अपनी कमाई थमानी है। अरे माफ कर दे ओमी बेटा, वो आज ग्राहक ही नहीं आए, बोनी ही नहीं हो पाई। हाँ विशाखा बहू, ओमी बेटा, हम कल आज की भरपाई कर देंगे, तुम दोनों चिंता मत करो। लेकिन अगले दिन भी वो दोनों खाली हाथ ही घर लौटते हैं। गांव वाले मर नहीं गए हैं जो तुम दोनों के उस सड़े हुए ढाबे पर एक आदमी तक खाना खाने नहीं आ रहा है। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये तुम्हारे दोनों माँ बाप ना सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रहे हैं। नॉनसेंस। माँ पापा, मैं मेरे और विशाखा के सर पर बोझ नहीं चाहता। अगर आप दोनों से कुछ काम नहीं हो पा रहा और अगर आप दोनों घर पर पैसे कमाकर नहीं ला सकते तो प्लीज अभी के अभी निकल जाइए यहां से। क्या? हाँ, बांधिए अपना सामान और दफा हो जाइए यहां से, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं और हमें आप दोनों की कोई जरूरत नहीं है अभी। ये तू क्या कह रहा है ओमी बेटा? तुझे छोटे से बड़ा हम ही ने किया है और आज बुढ़ापे में तू हमें ही घर से बाहर निकाल रहा है। ओमी बेटा, मैं और तेरे पापा कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तू जानता है ना हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। विशाखा बहू, कुछ समझाना इसे। मैं क्या समझाऊं? सही तो कह रहा है वो। निकल जाइए हमारे घर से। ओमकार और विशाखा बेचारे बूढ़े नरेश और सरोज को बेरहमी से घर से बाहर निकाल देते हैं। नरेश और सरोज दोनों गांव में यहाँ से वहां दर दर भटक कर काफी लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। इसीलिए वो दोनों गांव छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं। सरोज, वो देखो, उस बस में बैठना होगा हमें। वो बस सीधे मुंबई शहर जाती है। लेकिन ओमी के पापा। सरोज, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। अब हमारा इस गांव में कुछ नहीं रहा। सरोज और नरेश उस बस में सवार होकर मुंबई शहर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वहां पर वो कई सारे एरियाज में घूमकर काम ढूंढते हैं और बड़ी ही मुश्किल से 3 दिन के बाद उन्हें एक ढाबे पर काम मिलता है। नरेश उस ढाबे में नौकर का काम करता है, वहीं सरोज खाना बनाने का। उनका मालिक मुकुल चंद एक भला आदमी होता है। ये लीजिए सरोज काकी, नरेश काका, आप दोनों की तनख्वाह। लेकिन मुकुल चंद बेटा, इतनी जल्दी क्यों दे रहे हो? हाँ बेटा, हमें तो अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं यहाँ काम करते हुए। नरेश काका, सरोज काकी, मैं जानता हूं कि आप दोनों के पास रहने के लिए छत नहीं है, इसलिए आप दोनों ढाबे के पास के पार्क में सोते हो। मैं आपको ये पैसे जल्दी इसलिए दे रहा हूं ताकि आप दोनों इन पैसों से अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लो और रह सको वहां जाकर। मुकुलचंद की ये अच्छाई देख सरोज और नरेश दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। हमारे अपने बेटे ने तो हमें एक पल में पराया कर दिया, लेकिन तुमने हमें अपने माँ बाप की तरह ही समझा। धन्यवाद बेटा। सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुकुलचंद बेटा। नाना काका, यूं हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बस आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और आप दोनों को किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे कहना, ठीक है? ठीक है बेटा। सरोज और नरेश अपना किराए का मकान ले लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। धीरे धीरे मुकुलचंद के ढाबे पर काम करके वो दोनों ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और मुकुलचंद उन्हें अपना एक पुराना ढाबा भी दे देता है। ये मेरा पुराना ढाबा है, लेकिन यहाँ मैं अब कोई काम नहीं करता, इसलिए मैं ये ढाबा आप दोनों को देना चाहता हूँ। लोग आपके हाथ के बने सूट के सैंडविच के दीवाने हैं। आप दोनों यहाँ सूट के सैंडविच बनाइए और बेचिए। मैं यही चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। नरेश और सरोज मुकुलचंद का खूब आभार प्रकट करते हैं और उस ढाबे पर सूट के सैंडविच बनाकर बेचने लगते हैं। उनके ढाबे पर 2 से 3 दिनों में ही ग्राहकों की भीड़ जम जाती है और वो भीड़ दिन भर जारी रहती है। अरे वाह, ये चीज सूट के सैंडविच, अरे ये तो बहुत ही कमाल का है, मजा ही आ गया। हाँ यार बल्लू, तू सही कह रहा है। काका काकी के हाथ के बने सूट के सैंडविच सच में बहुत टेस्टी हैं। काका काकी, मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं आप जैसे ढाबे और ठेले वालों के यूट्यूब व्लॉग शूट करता हूं। क्या मैं आपका वीडियो शूट कर सकता हूं? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर कर सकते हो। आओ ना। थैंक यू सो मच काका।
वो नौजवान नरेश और सरोज के ढाबे का वीडियो शूट करता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके बाद एक हफ्ते में सरोज और नरेश के ढाबे का वो वीडियो लाखों लोग देखते हैं और उन दोनों को लोग खूब पसंद करते हैं। काका, आपके वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया है, वो भी केवल एक हफ्ते में। थैंक यू काका काकी, आप दोनों के इस शानदार से सूट के सैंडविच ढाबे के कारण ही मेरा चैनल भी हिट हो गया। खुश रहो बेटा। बोले तो यार मोस्ट वेलकम। आप दोनों सच में बहुत कूल हो। लेकिन नरेश और सरोज के ढाबे की उन्नति से उस एरिया के दूसरे सैंडविच वालों की खूब जलन होती है। उसका नाम दामू होता है। उन दोनों बुढ़े बुढ़ियों के कारण मेरे सैंडविच खरीदने कोई नहीं आ रहा है और बस मक्खियां ही खाई जा रही हैं। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी को यहां से निकालना ही पड़ेगा, वरना मेरा क्या होगा। मुझे तो ये शहर ही छोड़कर जाना पड़ेगा। दामू अब नरेश और सरोज को वहां से हटाने के लिए उनके ढाबे के सामान में पॉइजन मिलाने की कोशिश करता है। अब जब ग्राहक इस बुढ़े नरेश के ढाबे के जहरीले सूट के सैंडविच खाएंगे तभी वो सभी मर जाएंगे और पुलिस पकड़ेगी नरेश और उसकी बुढ़ी बीवी सरोज को, और मैं फिर से चैन और सुकून के साथ अपने ढाबे पर सूट के सैंडविच बेच पाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर सरोज आ जाती है और वो दामू को ये खतरनाक काम करते हुए देख लेती है और वो तुरंत उसके सर में बैम्बू से वार करके उसका सर ही फोड़ देती है। नहीं, मेरा सर। तुझे क्या लगता है मूर्ख आदमी, तू हमारे ढाबे में आकर हमारे ही सामान में जहर मिलाने की कोशिश करेगा ताकि हमारा नामो निशान मिट जाए और तेरा रास्ता फिर से साफ हो जाए, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सरोज, मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को फोन लगाता हूँ। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब आते हैं और वो दामू को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और उस दिन के बाद से सरोज और नरेश अपने ढाबे पर चौकन्ना होकर सूट के सैंडविच बेचते हैं और उनके हाथ के बने स्पेशल सूट के सैंडविच हर तरफ मशहूर हो जाते हैं और सभी उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। गोपीनाथ एक गरीब पकौड़े वाला होता है जो गांव में अपने ढाबे पर तरह तरह के पकौड़े बेचता है। उसके हाथ के बने स्वादिष्ट, मजेदार और कुरकुरे पकौड़े खाने के लिए उसके ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती है। अरे वाह वाह गोपीनाथ भाई, ये प्याज के पकौड़े नहीं, ये तो जादुई पकौड़े हैं भाई, क्योंकि इसका स्वाद में अलग ही जादू है। अरे सच में ये पनीर और आलू के पकौड़े भी बहुत बढ़िया हैं। मैं तो पार्सल भी लेकर जाऊंगा घर पर। जी जरूर जरूर, धन्यवाद भाई साहब। गोपीनाथ अपनी बीवी उषा के साथ रहता है, लेकिन एक दिन उषा जब बाजार से घर लौट रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। उसे आसपास के गांववासी फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बीवी उषा उषा ठीक तो है ना? गोपीनाथ, तुम्हारी बीवी को गहरी चोटें आई हैं और उनकी सर्जरी अगले 24 घंटों के अंदर करनी होगी, वरना उनकी जान खतरे में भी जा सकती है। क्या सर्जरी? सर्जरी के लिए पूरे 2 लाख रुपए की जरूरत होगी और तुम्हें 24 घंटों के अंदर 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करना होगा। 2 लाख? लेकिन 2 लाख रुपए मैं गरीब कहां से लाऊंगा? लेकिन पैसों के बिना सर्जरी नहीं हो पाएगी। गोपीनाथ बहुत चिंतित हो जाता है और वो अपने दोस्तों और पहचान वालों को पैसों की मदद मांगता है, लेकिन कोई उससे पैसे नहीं देता। इसीलिए उसके पास अब अपना ढाबा बेचने के अलावा और कोई पर्याय नहीं बचता। ये ढाबा मैंने बहुत मेहनत से बनवाया है, लेकिन अब मुझे इसे बेचना ही पड़ेगा। तब जाकर ही मैं अपनी उषा की जान बचा पाऊंगा। उषा की जान के आगे मेरे लिए कुछ नहीं है। गोपीनाथ अपने ढाबे को 24 घंटों के अंदर एक आदमी को बेच देता है और वो अपने घर पर पड़े गहने भी बेचता है और इस तरह वो पूरे 2 लाख रुपए जोड़ लेता है और हॉस्पिटल का बिल भरता है। ये लीजिए पैसे। नर्स मैडम, मेरी बीवी की जान को कोई आंच तो नहीं आएगी ना? गोपीनाथ जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सर्जरी सक्सेसफुल हो और होपफुली सर्जरी सक्सेसफुल ही होगी। उषा की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और वो सही सलामत घर वापस आ जाती है, लेकिन गोपीनाथ अब पूरी तरह कंगाल हो चुका था। उसके पास बस थोड़े बहुत पैसे ही बचे थे। उसका ढाबा भी अब बिक चुका था। गोपीनाथ जी, मेरे कारण आपको आपका ढाबा बेचना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ कर दीजिए जी। नहीं उषा, उसमें तुम्हारी क्या गलती है? उषा तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम ठीक हो वही बहुत है। और रही बात कामकाज की, तो मैं काम धाम तो ढूंढ ही लूंगा।
तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो और ज्यादा चिंता मत करो। गोपीनाथ गांव में जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जिस कारण वो बहुत निराश हो जाता है। क्या हुआ जी, नौकरी मिली? नहीं उषा, मैंने हर जगह जा जाकर नौकरी की तलाश की, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी पर नहीं रखा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। हाँ उषा, वही उम्मीद है। एक दिन जब गोपीनाथ सड़क से गुजर रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नजर दो बूढ़े पति पत्नी पर जाती है, जिन्हें गुंडों ने घेर लिया था। बूढ़े पति पत्नी अमीर थे, इसीलिए गुंडे उनसे पैसे और जेवर छीनने की कोशिश कर रहे थे। अबे ओए बेवकूफ बुड्ढे, जल्दी से सारे पैसे मुझे दे दे। और तू बढ़िया, ज्यादा नाटक मत कर, वरना यहीं टपका दूंगा। जल्दी से गहने और सारे पैसे निकाल, जल्दी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो, हमें जाने दो। अरे नहीं, वो गुंडे तो बूढ़े काका और काकी के गहने और पैसे चुरा कर ही रहेंगे, और उन्होंने अगर काका काकी पर हमला किया तो नहीं नहीं नहीं, मुझे उन्हें बचाना होगा। गोपीनाथ फौरन वहां दौड़ता है और उन गुंडों को सड़क पर पड़े पत्थर से मारता है। गुंडे दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और बूढ़े काका काकी गोपीनाथ का शुक्रिया अदा करके उसे अपने घर ले जाते हैं, जहां पर उन दोनों का बेटा धर्मेंद्र होता है। धन्यवाद गोपीनाथ, आज तुम्हारे कारण मेरे माता पिता की जान बच गई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये लो, ये पैसे रखो, और साथ ही तुम्हें मैं ट्रक भरकर मैगी नूडल्स के पैकेट्स भी दे रहा हूं। मैं मैगी नूडल्स की कंपनी का ओनर हूं। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपीनाथ उन पैसों से अपना नया ढाबा खोलता है और वो उस ढाबे में मैगी नूडल्स के पकौड़े बनाकर बेचता है, और सभी को वो अतरंगी मैगी पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। उसकी बीवी उषा भी गोपीनाथ के इस आविष्कार से बहुत चकित हो जाती है। अरे गोपीनाथ जी, मुझे तो लगा आप मैगी पैकेट्स को बेचोगे, लेकिन आपने तो मैगी के पकौड़े ही बना दिए। वाह, लेकिन सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। अरे गोपीनाथ भाई, हाँ हाँ, मैगी के पकौड़े भी बना सकते हैं। ये सोचकर और सुनकर ही हैरानी होती है। लेकिन इन मैगी पकौड़े का स्वाद एकदम लाजवाब है, एकदम अलग और शानदार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। गोपीनाथ के मैगी पकौड़े पूरे गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी मशहूर हो जाते हैं। ये रेसिपी इंटरनेट पर भी वायरल हो जाती है और गोपीनाथ अपने मैगी पकौड़ों के लिए अब हर तरफ जाना जाता है। थोड़े दिनों बाद गोपीनाथ अखबार में एक मास्टर शेफ कंपटीशन के बारे में पढ़ता है। वो उसे पढ़कर अपनी बीवी उषा को भी बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खास और सुनहरा मौका है। आपको तो मास्टर शेफ कंपटीशन में भाग लेना ही चाहिए जी। वहां जाने के बाद आप अपनी अनोखी मैगी पकौड़ों की रेसिपी बनाना, देखना सबको पसंद आएगी। हाँ उषा, तुम सही कह रही हो। बस उम्मीद यही है कि मैं जीत जाऊं और अपना बेस्ट दे पाऊं। गोपीनाथ उस कंपटीशन में भाग लेता है। उषा कंपटीशन में जाते वक्त गोपीनाथ को दही शक्कर खिलाती है। ये दही शक्कर खा लीजिए, इससे आपका ही मंगल होगा। धन्यवाद उषा। कंपटीशन में जाने के बाद वहां का एक प्रतियोगी गोपीनाथ को देख लेता है। उस प्रतियोगी का नाम मनीष होता है। अरे, ये तो वही फेमस मैगी पकौड़े वाला है। इस कंपटीशन में जो जितनी यूनिक और अनोखी रेसिपी बनाएगा वही विजेता बनेगा। अगर ये इस कंपटीशन में रहा तो मेरे जीतने के चांसेस तो बहुत ही कम आएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मनीष अपना टेबल गोपीनाथ के पास लगा लेता है और जब गोपीनाथ अपने मैगी पकौड़े बना रहा होता है, तभी मनीष उस पकौड़े के मसाले में ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर डालता है। अब देखना गोपीनाथ, तुम्हारे नायाब मैगी पकौड़े को खाकर जजेस कैसे ताता थैया करेंगे। लेकिन गोपीनाथ के पीछे का प्रतियोगी ये देख लेता है और वो वक्त रहते ही गोपीनाथ को चुपके से मनीष की काली करतूत के बारे में बता देता है, जिसके बाद गोपीनाथ अपना मसाला बदल देता है और जब गोपीनाथ वो पकौड़े चखता है तब उसे कुछ नहीं होता। ये देख मनीष बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या, इस पकौड़े के मसाले में तो मैंने ढेर सारी लाल मिर्च डाली थी, उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मुझे इन्होंने तुम्हारी असलियत के बारे में बताया कि तुमने मेरे पकौड़े के मसाले में मिर्च की मिलावट की है। क्या?
ये तुम क्या कह रहे हो? और अब मैं ये बात सीधे जजेस को जाकर बताऊंगा और मेरे पास सबूत के तौर पर ये ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरास जिन पर तुम्हारी नजर बिल्कुल भी नहीं गई। मनीष को उस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई किया जाता है और गोपीनाथ उस मास्टर शेफ कंपटीशन को जीतकर मास्टर शेफ ऑफ द ईयर बन जाता है, जिसके बाद वो अपने जीवन में बहुत सफल हो जाता है।